मॉर्निंग बच्चों। आजकल हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 12 ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कारणों का ऊष्मिंजन कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन दो तापों के मध्य कार्य करने वाला एक आदर्श उत्क्रमणीय ऊष्मांजन है जिसकी दक्षता बहुत अधिक होती है, यानी कि 100% इसकी दक्षता मानी गई है और इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ठीक है, यह जितनी भी उसमें ऊर्जा दी जाती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, पूरी की पूरी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस आधार पर जो कानों ने कार्नो इंजन का निर्माण किया है। तो दो तापों के मध्य कार्य करने वाला आदर्श उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन कार्नो ऊष्मीय इंजन कहलाता है। इसकी दक्षता अधिक होती है, इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ये आपके सामने कार्नो इंजन जो है उसका डायग्राम है। इसके जो प्रमुख भाग हैं, एक सिलेंडर होता है, पिस्टन सहित सिलेंडर, जिसकी जो है दीवारें कुचालक पदार्थ से बनी होती हैं और जो इसकी तली होती है एक सुचालक पट्टी से बनी होती है। इसके अंदर एक कार्यकारी पदार्थ भरा रहता है जो आदर्श गैस होती है। सेकंड पार्ट इसका है गर्म ऊष्मा स्रोत। ये उच्च ताप पर होता है और इसकी ऊष्माधारता बहुत अधिक होती है। इसकी तीन जो दीवारें होती हैं वह कुचालक पदार्थ की बनी होती हैं, जबकि ऊपर की जो पट्टी होती है वो एक सुचालक पदार्थ की होती है। इसका अगला जो है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है, स्टैंड, जिसके ऊपर सिलेंडर को रखा जाता है। ये भी पूर्ण कुचालक की दीवारों से बना होता है। अगला जो भाग है इसका सिंक है। इसकी भी तीन जो दीवारें होती हैं वह कुचालक पदार्थ की होती है और ऊपर की जो दीवार होती है एक सुचालक पट्टी से बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन कार्नो इंजन की जो भाग हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर 1, ऊष्मा स्रोत। यह एक नियत उच्च ताप T1 पर रखा जाता है। इसकी ऊष्माधारता अनंत होती है, इससे जितना चाहे ताप ले सकते हैं। सिंक, इसका ताप ऊष्मा स्रोत से कम होता है, इसकी ऊष्माधारता अनंत होती है, इसको जितनी भी ऊष्मा दी जा सकती है, परंतु इसका ताप T2 स्थिर बना रहता है। पहला इसका भाग है सिलेंडर तथा पिस्टन। यह एक पूर्ण कुचालक दीवारों तथा पूर्ण चालक आधार वाला एक सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर में पूर्ण कुचालक पिस्टन लगा रहता है। इसकी गति घर्षण रहित होती है। अगला पार्ट है पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म। एक ऊष्मा का पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म होता है जो कि सिलेंडर के लिए स्टैंड का कार्य करता है। अगला भाग है कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होती है जो सिलेंडर में भरी रहती है। अब इसको जो है कार्यविधि किस प्रकार से काम करता है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर चित्र के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सिलेंडर को इस गर्म ऊष्मा भंडार के ऊपर रखते हैं।
जिससे ऊष्मा आदर्श गैस के अंदर, जो आपके पास सिलेंडर है उसके अंदर आदर्श गैस यानी कार्यकारी जो पदार्थ है उसे प्रवेश करती है और यहाँ पर जो है ऊष्मा कार्य के रूप में रूपांतरित होती है। जब हम सिलेंडर को चालक T1 के ऊपर रखते हैं, जिसका ताप T1 है, इसके ऊपर रखते हैं तो सुचालक प्लेट से मिलती है और यहाँ पे एक समतापी प्रसार होता है। उच्च ताप से यहाँ पर ऊष्मा स्रोत से कार्यकारी पदार्थ में ऊष्मा बहने लगती है। ठीक है, तो ये आपके पास समतापी प्रसार होता है, जिससे यहाँ पर जो गैस है उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक, तो प्रारंभिक माना जो इसका आयतन V1 और दाब P1 है, लेकिन जब हम इसको एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, इस सिलेंडर को जो है चालक के ऊपर रखते हैं, तो इसका जो आयतन है, गैस का आयतन, वो V2 हो जाता है और दाब P2 हो जाता है। अगली स्थिति में हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, इसको उठा करके क्या रखना है, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना है। अब हम देखते हैं इसकी ये जो प्लेट है सिलेंडर की, ये सुचालक है लेकिन ये क्या है, कुचालक है। तो यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा और जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे ये रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, यहाँ पे ऊष्मा का प्रसार नहीं होगा, तो ये प्रसार होगा कैसा, रुद्धोष्म प्रसार होगा, यानी कि ऊष्मा ना अंदर जा सकती है और ना निकासी बाहर आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस रुद्धोष्म प्रसार में जो गैस का दाब P3 और आयतन क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। ठीक है, अब अगली स्थिति में हम क्या करेंगे, फिर इस आदर्श गैस से भरे हुए सिलेंडर को हम सिंक के ऊपर रखते हैं। फिर जैसे जो आपके पास हम इस सिंक के ऊपर रखेंगे, इसकी जो चालक प्लेट इसकी चालक प्लेट से मिलेगी और यहाँ पर जो है फिर समतापी प्रसार होगा। लेकिन इस स्थिति में समतापी प्रसार में यहाँ से जो ऊष्मा कहाँ जाएगी, T2 में जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है संपीड़न होगा और जो संपीड़न होगा तो इस जो आपके पास पिस्टन होगा उसको वो नीचे दबेगा। ठीक, तो इसको हम समतापी संपीड़न कहते हैं। इसके बाद सिलेंडर को उठा करके पुनः पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं और फिर यहाँ पर जो है गैस का रुद्धोष्म संपीड़न होता है और ये अपनी पूर्वावस्था में पहुँच जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसकी कार्यविधि है, इसको हम PV ग्राफ के द्वारा समझते हैं। तो शुरू में जो है जो गैस का दाब P1 तथा आयतन V1 है, जब हम सिलेंडर को जो है गर्म ऊष्मा भंडार के ऊपर रखते हैं तो इसका समतापी प्रसार होता है और ये A से कहाँ से जाती है, P में आती है। A से P में इसका जो प्रसार हो जाता है, जिससे इसका आयतन V2 का दाब P2 हो जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो यहाँ पर हम ग्राफ के द्वारा यदि हम कार्य निकालते हैं कि यहाँ पर कितना कार्य किया गया है A से B में, तो A जो इसका क्षेत्रफल होगा, A और B से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा उतना यहाँ पर जो है कार्य किया जाएगा। तो A से B तक जाने में कितना कार्य किया गया, A B स्मॉल b, इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, स्मॉल b
इसके बाद बी से ए और ए से ए। तो इतना यहाँ पर जो है समतापी प्रसार में कार्य किया गया। ठीक है, अब पुनः सिलेंडर को उठा के हम स्टैंड के ऊपर रखते हैं। तो स्टैंड के ऊपर जैसे रखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा, रुद्धोष्म प्रसार होता है और गैस बी से कहाँ आती है, सी पर जो है आ जाती है। सी बिंदु पर जो गैस का दाब होगा वो P3 होगा और आयतन V3 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रुद्धोष्म प्रसार होता है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर यदि हम जो है कार्य की गणना करें ग्राफ के द्वारा, तो हमारे पास सी, कैपिटल सी, स्मॉल बी, कैपिटल बी और सी, ये जो क्षेत्र होगा ये हमारा रुद्धोष्म प्रसार में किए गए कार्य को प्रदर्शित करेगा। अगला जो है, जब हम सिलेंडर को सिंक के ऊपर रखते हैं, सिलेंडर को कहाँ रखते हैं हम, सिंक के ऊपर, तो ये कहाँ पहुँचता है, यहाँ पर जो है सी से ये पहुँचेगा डी पर, बिंदु डी पर पहुँचता है, जहाँ पर गैस का दाब P4, आयतन V4 हो जाता है। और यहाँ पर जो है ये संपीड़न होता है, समतापी संपीड़न। ठीक है, कैसे संपीड़न होता है, समतापी संपीड़न होता है और जो पिस्टन होता है वो नीचे की तरफ दबता है। ठीक है, और इस स्थिति में जो समतापी संपीड़न है, इस अवस्था में यदि हम ग्राफ के द्वारा कार्य की गणना करें, तो हमारे पास सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी और कैपिटल सी, ये क्षेत्र होगा, ये समतापी संपीड़न में किए गए कार्य के बराबर है। अब सिलेंडर को उठाकर फिर हम स्टैंड पर रखते हैं। तो जैसे स्टैंड पर रखते हैं तो यहाँ पर रुद्धोष्म संपीड़न होता है और गैस डी से अपनी पूर्व अवस्था ए पर पहुँचती है। और इस अवस्था में ग्राफ के द्वारा जो कार्य निकालेंगे, तो डी, कैपिटल डी, स्मॉल ए और कैपिटल ए से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, ये रुद्धोष्म संपीड़न में किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। अब हमें यहाँ पे कार्य का सूत्र निकालना है कि जब ए से बी तक गैस का प्रसार होता है, तो उस अवस्था में समतापी प्रसार में कितना कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं समतापी प्रसार। माना कार्यकारी पदार्थ गैस का 1 मोल ताप T1 पर सिलेंडर में भरा हुआ है। माना कार्यकारी पदार्थ गैस का 1 मोल ताप T1 पर सिलेंडर में भरा हुआ है। इसका दाब P1 तथा आयतन V1 है। इस स्थिति को PV ग्राफ पर बिंदु A से प्रदर्शित किया गया है। जब सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर रखा जाता है, तो इस स्थिति में गैस का समतापी प्रसार होता है। आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है तथा दाब P1 से घटकर P2 हो जाता है। तो इस अवस्था में गैस द्वारा जो किया गया कार्य है, W1 बराबर Q1 के बराबर V1 से V2, इसका हम समाकलन कर देंगे। समाकलन V1 से V2 PdV बराबर RT1 log V2 बटे V1। ये हमने समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया जो कार्य है वो हमने निकाला था, तो वही यहाँ पर ये सूत्र है। और जैसे हमने आपको बताया था कि PV आरेख पर जो है इसका क्षेत्रफल AB
बी ए ए के बराबर होता है। जब बी से सी में जो है प्रसार होता है तो उस अवस्था में रुद्धोष्म प्रसार होता है। तो यहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार के लिए समतापी प्रसार के बाद सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत से हटाकर पूर्ण कुचालक प्लेट फॉर्म पर रख दिया जाता है। इस स्थिति में गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है। माना इस स्थिति में गैस का दाब P3 तथा आयतन V3 है। इसे PV आरेख पर बिंदु C से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर समाकलन V2 से V3 रेंज इसकी इंटू PdV, और ये हमने रुद्धोष्म प्रसार में या रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया जो कार्य है उस पर निकाला था। तो W2 बराबर रहेगा R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू कोष्ठ में T1 माइनस T2। तो ये हमारा जो है रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य है। अब अगला जो है होता है समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न जब हम सिलेंडर को जो है सिंक के ऊपर रखते हैं तो सिलेंडर को सिंक पर रखते हैं और पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हुए गैस को समतापी विधि से आयतन V3 से V4 तक संपीड़ित करते हैं। V3 से V4 तक संपीड़ित किया जाता है जिससे उसका दाब P3 से बढ़कर P4 हो जाता है। गैस द्वारा किया गया कार्य वही समतापी प्रक्रम में जैसे करते हैं। तो W2 बराबर Q2 बराबर माइनस RT2 लॉग E V4 बटे V3, और यहाँ पे इसको हम जो उल्टा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो RT2 लॉग E V3 बटे V4। PV आरेख पर जैसे हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल CDD CC के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इस तरह का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को निकाल करके हम यहाँ पे कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला है रुद्धोष्म संपीड़न। अंत में सिलेंडर को एक बार पुनः पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है और पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हुए कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस का रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है जिससे गैस अपनी प्रारंभिक अवस्था A पर पहुंच जाती है। इस प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य W4 दैट इज इक्वल टू माइनस V4 टू V1 समाकलन कर देंगे PdV, तो बराबर रहेगा माइनस R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। और इस स्थिति में PV आरेख पर क्षेत्रफल DAA DD के द्वारा हम यहाँ पर इसको दिखाते हैं। अब ये जो है चारों प्रोसेस पे जो काम हो गया है। अब संपूर्ण कार्नोट चक्र में किया गया जो कार्य है उसको हमने ज्ञात करना है। तो इन चारों को जो हम जोड़ेंगे तो W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इसको हम प्लस कर देते हैं, मान रख देंगे। तो W बराबर 2.303 RT लॉग बेस 10 V2 अपन V1 प्लस W2 का मान रख देंगे R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। फिर W3 का मान रखेंगे माइनस 2.303 RT2 लॉग बेस 10 V3 अपॉन V4, और W4 का मान रखेंगे माइनस R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो हम इसमें देख रहे हैं R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, R अपॉन गामा माइनस 1 T माइनस T2, ये प्लस में माइनस में ही आपस में कट जाएगा। तो बच गया हमारे पास W बराबर 2.303 R कॉमन लिया हमने, और बच के अंदर T1 लॉग V2 अपन V1 बेस 10 माइनस T2 लॉग बेस 10 V3 अपन V4। ठीक है, और इस प्रकार से W बराबर 2.303 R कोष्ठ में T1 लॉग बेस 10 V2 अपन V1 माइनस T2 लॉग 10 V2 अपन V1। ठीक है,
यहाँ पर ये दोनों क्या है, कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे हम। हमारा बच गया डब्ल्यू बराबर 2.303 आर इंटू कोस पे T1 माइनस T2 लॉग बेस 10 B2 अपॉन B1। तो इस प्रकार से हम इस कार्नो इंजन के द्वारा जितना भी कार्य जो है प्राप्त होता है उसको हम यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भी यहाँ पर जो है कार्य निकाल सकते हैं। डब्ल्यू बराबर नोटेड डब्ल्यू बराबर Q1 माइनस Q2, Q1 जो हमारे पास है उसमें से Q2 घटा देंगे तो संपूर्ण जो है कार्य की गणना यहाँ पर की जा सकती है। यही जो हमारे पास कार्य निकल जाएगा। ठीक है। कार्नो इंजन की दक्षता ईटा बराबर उपयोगी कार्य, जितना भी उपयोगी कार्य यहाँ पे किया गया है, अपॉन स्रोत से ली गई ऊष्मा। उपयोगी कार्य कितना कर रहे हैं, डब्ल्यू कर रहे हैं, और स्रोत से जो ऊष्मा ली गई है Q1 है, तो डब्ल्यू अपॉन Q1 आएगा। डबल बराबर होता है Q1 माइनस Q2, तो ईटा बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 दोनों के नीचे रख देंगे हम, तो ईटा बराबर हो जाएगा Q1 बटे Q2, Q1 बटे Q1 माइनस Q2 बटे Q1। Q1 से Q1 कट जाएगा तो 1 बच गया यहाँ पर, तो ईटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इस प्रकार से ऊष्मा के रूप में यहाँ पर कार्नो इंजन की दक्षता हम ज्ञात कर सकते हैं। ताप के रूप में दक्षता ज्ञात करनी है तो ईटा बराबर रहेगा T1 माइनस T2 अपॉन T1, और ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इस प्रकार से कार्नो इंजन की हम यहाँ पर दक्षता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। पहले जो है जो समतापी प्रक्रम में गैस के द्वारा किया गया कार्य, और दोष प्रक्रम में जो गैस द्वारा किया गया कार्य है उसको पहले आपने ढंग से जो है याद करना है, क्योंकि जो फॉर्मूले यहाँ पे आ रहे हैं कार्नो इंजन में वो उन्हीं के द्वारा जो है जो वहाँ पे हमने पढ़े हैं वही फॉर्मूले यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसलिए उनको ढंग से याद कीजिए और तब आपको जो है इसमें बड़ी आसानी होगी। ओके, पढ़ते रहिए।